फ्रेंड्स, अगर आप हैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट और आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स की डीप कंसेप्चुअल नॉलेज, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पीपल एज रिसोर्स। आइए शुरू करते हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पीपल एज रिसोर्स। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि व्हाट इज रिसोर्स एंड कैन वी ट्रीट पीपल एज रिसोर्स। चलिए शुरू करते हैं अपनी रिसोर्स की डेफिनेशन से। रिसोर्स मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको आप किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सके, कन्वर्ट कर सकें किसी ऐसी चीज़ में कि वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा यूजफुल, ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाए। फॉर एग्जांपल वुड को आप चेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोफा में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इट और आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द वुड इनटू चेयर और सोफा, नाउ इट इज़ मोर वैल्यूएबल, मोर यूजफुल। इन द सेम वे वाटर, when we convert or transform the water from its liquid state to solid state, मतलब जब हम पानी से बर्फ़ बना लेते हैं, now that ice is more valuable, more useful। आप आइस से बहुत चीज़ें ठंडी कर सकते हैं, जो चीज़ आप पानी से नॉर्मल वाटर से नहीं कर सकते थे। सो दिस इज़ रिसोर्स। नाउ मेन थिंग दैट कैन वी ट्रीट पीपल एज रिसोर्स। क्या हम लोगों को भी इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा यूजफुल, ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाएं? येस, वी कैन आल्सो ट्रांसफॉर्म पीपल। कैसे? हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाकर, उनके स्किल एनहांस करवाकर, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके उन्हें पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं। इट मीन्स डायरेक्टली वी कैन से दैट पीपल कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज रिसोर्स। नाउ लेट अस स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको आने वाले क्वेश्चन आंसर को ज़्यादा अच्छी तरह समझने में हेल्पफुल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज रिसोर्स, विच वी हैव ऑलरेडी डन। रिसोर्स, इट मीन्स एनी मटेरियल which can be transformed in such a way that it become more valuable, more useful। वही आप वुड का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप वाटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप ट्रांसफॉर्म करके पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यूएबल या ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। नाउ सेकेंड वन, ह्यूमन रिसोर्स। वी ऑल आर ह्यूमन, बट डू वी ऑल आर ह्यूमन रिसोर्स? ये पॉइंट आपको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। ह्यूमन, वी ऑल आर ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्स, जब ह्यूमन के पास एफिशिएंसी आ जाए, स्किल्स आ जाएं, एजुकेशन आ जाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो प्रोडक्टिव हो जाए। इफ अ पर्सन इज हैविंग एजुकेशन स्किल्स बट ही इज नॉट प्रोडक्टिव, नो यूज ऑफ दिस एजुकेशन, दिस स्किल्स, ठीक है। अनटिल अनलेस ही इज नॉट प्रोडक्टिव, ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्स। सो by the term human resource, we mean the size of population of a country with its efficiency, educational quality and productivity. Most important thing is productivity. Fine. किसी भी कंट्री के जितने भी लोग एफिशिएंट हैं, स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं एंड मोर ओवर प्रोडक्टिव हैं, वो उस कंट्री के लिए क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स ऐसी कोई भी चीज़ जो हम इस अर्थ के ऊपर, इसके अंदर या इसके थोड़ा सा ऊपर से यूज़ कर सकें अपनी नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द नेचर। फाइन। लेट अस चेक आउट द डेफिनेशन। अ नेचुरल रिसोर्स इज एनीथिंग इन, ऑन एंड अबव द अर्थ। अर्थ के नीचे, अर्थ के ऊपर एंड अर्थ के थोड़ा सा ऊपर क्या है? दैट पीपल यूज टू मीट देयर नीड, जो वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। हम तीनों का एग्जाम्पल कर लेते हैं। इन द अर्थ, कोल इज़ द एग्जाम्पल विच वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर हम ऑन की बात करते हैं, ऑन द अर्थ ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है? वुड, ट्री की हेल्प से हमें वुड मिलता है, दैट इज़ आल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। अबव द अर्थ में आप गैसेस ले लीजिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर, दैट्स वाई दीज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्स। एंड द एग्जैक्ट डेफिनेशन विल बी अ नेचुरल रिसोर्स इज एनीथिंग इन, ऑन एंड अबव द अर्थ विच पीपल कैन यूज टू मीट देयर नीड एंड वांट्स। नेक्स्ट, स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर क्या है? अगर किसी पर्सन के पास किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए प्रॉपर
एजुकेशन है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, देन ही इज़ अ स्किल्ड पर्सन टू परफॉर्म अ वर्क इन अ पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने देखा होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन .apk वाली जो गेमिंग्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, बट कैन यू एंड मी डेवलप दीज काइंड ऑफ गेमिंग एप्लीकेशन? नो, a person who is having proper education in that field, how to make a game in APK form, and who is having training, only that person can develop these kind of applications. तो उसके पास जब एजुकेशन आ जाती है, ट्रेनिंग आ जाती है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, तो वो क्या हो जाएगा, उस एरिया का स्किल्ड वर्कर। तो डेफिनेशन देखिए, स्किल्ड वर्कर इज अ वर्कर हु इज हैविंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू परफॉर्म एनी वर्क इन अ पर्टिकुलर फील्ड, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स को टीच करने के लिए मेरे पास एजुकेशन से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एजुकेशन है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एंड आई एम आल्सो हैविंग सो मैनी ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा ह्यूमन कैपिटल। अभी हमने किया था ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल आर आइडेंटिकल टर्म्स। It refers, you can check out the definition. It refers to the stock of skills, educated and productive workforce of a country. कंट्री के जितने भी लोग स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रोडक्टिव हैं, तो वो क्या है उसका कंट्री के लिए? ह्यूमन कैपिटल। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी ऑल आर ह्यूमन बट वी ऑल आर नॉट ह्यूमन कैपिटल। क्यों नहीं है? आप कभी ना कभी ब्रह्म सरोवर पर जुड़ गए होंगे, वहाँ पर आपने बहुत सारे भिखारी देखे होंगे। Those people are not having any kind of education. If they are having any education, then they are not having any skills. और अगर किसी के पास है भी तो क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। They are not productive. और मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो वी ऑल आर ह्यूमन बट वी ऑल आर नॉट ह्यूमन कैपिटल, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे आप किसी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो करें। फ्लो मतलब प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज टू यू। किस तरह की सर्विसेज? टीचिंग सर्विसेज। फाइन। और अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन में ना होता, अगर मेरी कोई गारमेंट की शॉप्स होती, या फिर मैं आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा था, सपोज रेडीमेड शर्ट्स की अगर मेरी शॉप होती, उस केस में मैं आपको गुड्स प्रोवाइड करवा रहा होता। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस क्या है? गुड्स कैन बी सीन और टच्ड, वेयर एज सर्विसेज कैन नॉट बी सीन और टच्ड। सर्विसेज ओनली कैन बी फेल्ट। ठीक है, अब जैसे अभी मैं जो आपको टीच कर रहा हूँ, मैं जो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट, you only can feel it whether the teaching is good or bad. Fine. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो कौन सी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, या फिर अकाउंटिंग ईयर को छोड़ भी दें तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे आपकी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यही दे सकते हैं, टीचिंग दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग दे सकते हैं। आप अगर ये एग्जाम्पल नहीं देना चाहते, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, देन सिंपली यू कैन राइट डाउन टीचिंग, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा, एंड ट्राई टू गिव एग्जाम्पल इवन इन 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज प्राइमरी एक्टिविटी। अब प्राइमरी एक्टिविटी हमारे किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? आई थिंक सभी को पता है 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में मैं जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता हूँ वो किसकी हेल्प से करता हूँ? नेचुरल रिसोर्स की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, अब प्राइमरी सेक्टर किससे रिलेट होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप किसकी हेल्प से करते हैं? सीड की हेल्प से। सीड इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे कौन सी रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर में? लैंड इज आल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। तो आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं किसकी हेल्प से? बाय टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स को यूज करके। इट मीन्स यू आर इन प्राइमरी एक्टिविटीज। चेक आउट द डेफिनेशन। इन प्राइमरी एक्टिविटीज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन सी हो जाएंगी? सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग,
फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, फाइन। तो उन वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। अब सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन किसकी हेल्प से होगी, इनपुट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं शर्ट की फैक्ट्री है मेरी और मैं शर्ट बनाना चाहता हूँ, देन व्हाट आई नीड, कॉटन। कॉटन कहाँ से आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी से, फाइन। अगर मेरी कोई ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री है, मुझे सनफ्लावर ऑयल को रिफाइन करना है, सनफ्लावर ऑयल के लिए क्या चाहिए मुझे, सनफ्लावर सीड, कहाँ से आएंगे, प्राइमरी एक्टिविटी से आएंगे। इसका मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है बाय यूजिंग इनपुट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। चेक आउट द डेफिनेशन। In secondary activities, goods and services are produced by using inputs from the primary sector in the process of manufacturing। आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टर्शरी सेक्टर। एज वी नो देयर आर 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नाउ टर्शरी सेक्टर क्या करता है, टर्शरी सेक्टर क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, बैंक क्या करेगा, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। कैसे, बैंक का काम है लोन देना, प्राइमरी सेक्टर में हमें फार्मिंग एक्टिविटी करनी है, व्हाट वी रिक्वायर, मनी। इन सेकेंडरी सेक्टर वी हैव टू एस्टेब्लिश अ इंडस्ट्री, तब हमें क्या चाहिए, मनी। मनी कौन प्रोवाइड करा रहा है, बैंक। इसका मतलब टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड इट्स सर्विसेज टू प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, ताकि वो अपना काम ठीक ठाक से कर सकें। तो चेक आउट द डेफिनेशन ऑफ टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, सिंपल सी बात। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टर्म और आपको बड़े अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देयर आर 3 कंडीशन। फर्स्ट वन, अ पर्सन शुड बी एबल टू डू वर्क, फाइन। सेकेंड, पर्सन शुड बी विलिंग टू डू वर्क, वो काम करने की इच्छा भी रखता हो। और तीसरा, पर्सन शुड बी विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, मार्केट वेज रेट, फाइन। इस पर्सन क्या है, काम करने के लायक हो, मतलब उसके हाथ पैर बिल्कुल सही होने चाहिए। दूसरा, पर्सन शुड बी विलिंग टू डू वर्क, वो काम करने की इच्छा भी रखता हो। तीसरा, ही शुड बी विलिंग एट एग्जिस्टिंग मार्केट वेज रेट, मार्केट वेज रेट से ज़्यादा ना मांगे। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिससे ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सपोज आपके घर का फ़ैन ख़राब हो गया है, आप किसी इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करते हैं और सपोज वो इलेक्ट्रीशियन मैं हूँ, ठीक है। मैं आपके घर आता हूँ एंड व्हाट यू फाइंड कि मेरे तो दोनों हाथ ही नहीं हैं। इन दैट केस विल यू गिव मी द वर्क, नो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है काम कर ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में मेरे पास काम नहीं है, बट इन एक्चुअलिटी आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म द जॉब, तो मैं नहीं कह सकता कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ क्योंकि मैं काम कर ही नहीं सकता। सेकंड कंडीशन, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, बट जब आप कहते हैं कि सर ये फ़ैन है, ये फ़ैन जरा ख़राब हो गया, इसे जरा देख लीजिए, मैं कह रहा है सर मैं तो मज़े लेने आया था, मैंने नहीं करना सर फ़ैन फोन ठीक, मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा वैसे ही देख लूँ। तो इट मीन्स आई एम नॉट विलिंग टू डू वर्क। अगर मैं बाहर जाके ये कहूँ कि आई एम अनएम्प्लॉयड, सर मैंने अपनी मर्जी से काम नहीं लिया, ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपकी विलिंग भी होना चाहिए पर्सन। तीसरा, एट एग्जिस्टिंग मार्केट वेज रेट। सपोज आपको पता है आपके फ़ैन की तार हिल गई है, वो 200-300 ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये में ठीक हो जानी चाहिए, बट व्हाट आई एम आस्किंग 1500। क्या आप काम करवाएंगे मेरे से? नहीं, आप कहेंगे 1500 में तो मैं नया फ़ैन ले आऊँगा, आपसे ठीक करवाने की क्या ज़रूरत है। तो अगर मैं मार्केट वेज रेट से ज़्यादा मांगता हूँ और उसकी वजह से मेरे को काम नहीं मिलता है, देन आई कांट से दैट आई एम अनएम्प्लॉयड। लेकिन अगर आप एबल भी हैं, आप विलिंग भी हैं और वो एग्जिस्टिंग मार्केट वेज रेट 200-300 या 500 मैक्सिमम मांगते हैं, फिर भी आपके पास काम नहीं है, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट, फाइन। नाउ चेक आउट द डेफिनेशन। Unemployment is a situation in which a person who is able to do work and willing to do work at prevailing or existing market wage rate but not able to get job, फिर भी उसके पास काम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी सिचुएशन? अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दीज आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट वन इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फाइन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्मली कहाँ पर मिलेगी? रूरल एरिया में। समझने की कोशिश कीजिए, डेफिनेशन बाद में देखते हैं। और रूरल एरिया में भी कहाँ पर? जहाँ पर जॉइंट फैमिली होती है।
ठीक है। सपोज देयर आर 5 मेंबर्स इन जॉइंट फैमिली, 3 तो अडल्ट हैं उस फैमिली में, मतलब मेच्योर पर्सन है जो काम कर सकते हैं, और 2 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं। फाइन, दीज 3 पर्सन आर वर्किंग इन देयर फील्ड एंड प्रोड्यूसिंग 10 क्विंटल ऑफ व्हीट फॉर एग्जाम्पल। अब टाइम बीतने के साथ इन 2 लोगों की एजुकेशन पूरी हो जाती है एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। तो क्या होता है जॉइंट फैमिली में, चलिए आप भी खेत में चलिए, ठीक है ना। अब जो खेत है उनके पास वो तो लिमिटेड है ना, उसकी प्रोडक्शन तो 10 क्विंटल ही रहेगी, चाहे आप 3 लोग लगाएं चाहे आप 100 लोग लगा लें, ठीक है। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, 3 पर्सन आर रिक्वायर्ड, बट अब काम कितने कर रहे हैं जब ये 2 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 5। इट मीन्स मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट 3 की है, लगे 5 हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी इसी को कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी को कहते हैं। नाउ चेक आउट द डेफिनेशन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। जितनों की जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग डन बाय ज्वाइंट फैमिली। आई होप it is clear to you people now. Second type of unemployment is seasonal unemployment. Now what is seasonal? कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। सपोज दिस इज द कंप्लीट ईयर, फाइन। अगर किसी पर्सन के पास साल के कुछ हिस्से में काम है और बाकी बचे हिस्से में काम नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी की हेल्प से हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ type of unemployment in which a person is having work during some part of the year and remain without work during rest of the year. For example, आइसक्रीम सेलर। आइसक्रीम सेलर क्या करते हैं, समर में आते हैं, विंटर में गायब, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लीजिए अब। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच अ पर्सन is having work during some part of the year and remain without work during rest of the year. For example, ice cream seller. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, मार्केट एक्टिविटी। नाम से ही पता चल रहा है मार्केट एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म की जाती होंगी, मार्केट में, ठीक है। और मार्केट में अगर मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, कोई सेल परचेज कर रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ, तो किसके लिए कर रहा हूँ, सोशल सर्विस या पैसा कमाने के लिए, नो डाउट पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब मार्केट एक्टिविटी आर परफॉर्म फॉर इनकम और प्रॉफिट। अगर तो मैं यहाँ किसी के यहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, इनकम, और अगर मेरा खुद का बिजनेस है तब मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और इन दोनों के लिए हम एक वर्ड यूज कर देते हैं, दैट इज रेम्यूनरेशन, ठीक है। रेम्यूनरेशन क्या होता है, इट इज़ द मनी रिसीव्ड फॉर डूइंग एनी वर्क। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बदले जो भी पैसा आपको मिल रहा है वो क्या है, आपके लिए रेम्यूनरेशन। इट मीन्स दीज एक्टिविटी इन्वॉल्व्स सम रेम्यूनरेशन टू अ पर्सन हु परफॉर्म दिस एक्टिविटी। अगर मैं किसी के यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मुझे सेल्फ इनकम मिल जाएगी, और अगर मैं किसी के लिए अपना खुद का बिजनेस है मेरा, तब क्या हो जाएगा, मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। और दोनों चीज़ों के लिए मैंने वर्ड यूज़ कर लिया रेम्यूनरेशन। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मार्केट एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब नॉन मार्केट मतलब कहाँ कर रहे होंगे, घर पे कर रहे होंगे। घर पे किस लिए कर रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं वो क्या है, आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटी। इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजम्पशन। किसके लिए कर रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मार्केट के लिए नहीं कर रहे हैं आप। अगर मैं मार्केट के लिए एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहा हूँ, इसका मतलब कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। दीज एक्टिविटी डू नॉट इन्वॉल्व एनी रेम्यूनरेशन। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग बाय अ फार्मर फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर कोई फार्मर सिर्फ अपने घर के यूज़ के लिए फार्मिंग कर रहा है तो मार्केट में तो बेच नहीं रहा, कोई इनकम तो होगी नहीं उसको, तो ये क्या हो गया, नॉन मार्केट एक्टिविटी। हाउस होल्ड वर्क डन बाय अ वुमेन। अगर कोई लेडी अपने घर का काम कर रही है तो उसे पैसा थोड़ी मिलेगा इसके बदले, तो ये क्या हो गई, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। चेक आउट द सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म, लिटरेट। लिटरेट में बड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। हम सोचते हैं कि जो इंसान पढ़ सकता है और जो लिख सकता है, ठीक है, अ पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट इज लिटरेट। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। फाइन। इसमें एक बेसिक सी कंडीशन है कि 7 साल या 7 साल से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 7 साल से छोटे को हम बच्चा मानते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग शायद उतनी नहीं होगी। फाइन। तो हम एक तो 7 साल से बड़ा चाहिए। दूसरा, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि अगर एक पर्सन पढ़ सकता है और लिख सकता है, सिर्फ इतनी ही क्वालिटी है उसमें, अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों की, देन ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लिटरेट। आपने पेंटर देखे होंगे जो दीवारों पे लिख सकते हैं,
है ना। बहुत अच्छी राइटिंग होती है उनकी, बहुत अच्छे से लिखते हैं, उनकी जो फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है हमसे कहीं बेटर होती है। उन्हें ये तो पता है कि मैं ई लिख रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ, सी लिख रहा हूँ, ठीक है, वो पढ़ भी सकते हैं और लिख तो रहे ही हैं वो, ठीक है, उसे अल्फ़ाबेट्स का पता है। लेकिन जब वो एक्सीलेंट लिख देगा उसे नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी, अ पर्सन हु इज़ 7 years एंड अबव who is able to read and write with understanding. Understanding is the most important part. Check out the definition. Literate, a person who is 7 years and above and who is able to read and write with understanding in any of the language is known as literate person. I hope this definition is also clear to you people. Now the last and most important definition, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने बहुत बार न्यूज़ चैनल में सुना होगा हमारी कंट्री की GDP कोरोना टाइम में बहुत नीचे चली गई, इट हैज़ बीन डिक्रीज्ड, और अभी कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुल रहा है तो धीरे धीरे हमारी GDP फिर से इंक्रीज होना शुरू हो रही है। व्हाट इज़ दिस? अभी आपको शायद नहीं समझ में आता होगा कि जब न्यूज़ में कहते होंगे कि GDP कम हो रही है, क्यों हो रही है, क्या है, ये कुछ नहीं समझ में आता होगा। बट आफ्टर नोइंग द डेफिनेशन यू विल बी एबल टू नो ऑल दिस फैक्ट्स। फाइन। नाउ इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में समझिए। ग्रोस क्या होता है? टोटल। डोमेस्टिक क्या होता है? हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर, और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन। इसका मतलब हमारी कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी GDP को। पॉइंट टू बी नोटेड, 2 पॉइंट आपने यहाँ पर देखने हैं। पहला, आपने मार्केट वैल्यू देखनी है किसकी? सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की। जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? GDP। ठीक है। अब देखो, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हुए, कोरोना टाइम में फैक्ट्रीज बंद थी क्या? बिल्कुल बंद थी, लॉकडाउन था, तो प्रोडक्शन कम होने हो गई, फाइनल गुड्स और सर्विसेज कम बनने लग गए, तो GDP क्या हो गई? कम हो गई। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू रिलेट द कंसेप्ट। जो न्यूज़ में आप सुनते थे GDP कम हो गई, वो GDP क्या थी? प्रोडक्शन कम हो गई। ठीक है। प्रोडक्शन क्यों कम हो गई? क्योंकि लॉकडाउन था कंट्री में, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद थी, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। अब धीरे धीरे लॉकडाउन हटने लगा है, फैक्ट्रीज फिर से अपना काम करना शुरू कर दी हैं, और इससे क्या हुआ? आपकी प्रोडक्शन कंट्री की फिर से शुरू हो गई। नाउ GDP इज रीगेनिंग नाउ। ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ गिवन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर। वो 12 महीने का अकाउंटिंग ईयर होता है, उसमें जितनी भी आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसकी मार्केट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? GDP। चेक आउट द डेफिनेशन फॉर्मली। GDP, gross domestic product. Gross domestic product refers to the market value of all the final goods and services produced within a country, बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल के अंदर। फाइन। जब भी आपको GDP का क्वेश्चन आए कि व्हाट डू यू मीन बाय GDP, तो आप सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, आप पूरी एक्सप्लेन करेंगे इसकी डेफिनेशन। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द chapter number 2, that is people as resource. I hope you have enjoyed the video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जितना कर सकते हैं। आप खुद भी बेनिफिट उठाओ, दूसरों को भी बेनिफिट उठाने दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।